अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड का, यानी कंपनीज एक्ट के अंदर डिविडेंड के हवाले से क्या बताया गया है। कंपनी लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर डिविडेंड के हवाले से जो बताया गया है उसके सेक्शन हैं 243 से लेके बल्कि 240 से लेके 243 तक। ठीक है, आपके कोर्स में 240 से 243 तक है और इन एक्चुअल 244 तक है, यानी एक सेक्शन आपके कोर्स में कम है। आपके कोर्स में 240 से लेके 243 तक हमने पढ़ना है, 44 नहीं पढ़ना। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, आप में से कोई बताना चाहे कि डिविडेंड के हवाले से उसको क्या पता है तो प्लीज़ अपना इनपुट ज़रूर दे सकता है। व्हाट इज़ डिविडेंड? आप सब अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। सर शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे। ज़बरदस्त। एक बात ये आई कि शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है उसकी इन्वेस्टमेंट पे। एक्सीलेंट आंसर है। और कोई? जी जी क्लास। सर, एक शेयर होल्डर को उसके शेयर के रिटर्न ही जो मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड्स। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर कंपनी में प्रॉफिट। प्रॉफिट को कह सकते हैं। सर प्रॉफिट शेयर रेशियो। प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग, फाइन, ये भी अच्छा जवाब है। और सर जब कोई स्टेबल कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को जो एडेड मनी देती है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, देखिए एक जो शेयर होल्डर होता है ना, जो भी एक शेयर होल्डर है, यानी आपने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी तो आप क्या बन गए, अब आपको, अब बड़े हो गए, अब आपको पता चल गया होगा उसको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कोई एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। यानी वो आपके लिए एक सबूत होता है कि मैं इस कंपनी के अंदर होल्डर हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स का मालिक हूँ। तो आप कहलाए क्या जाते हैं, क्लास शेयर होल्डर। आप मेरे साथ हैं, आप लोग जाग रहे हैं, अब भी अगर आप लोग सो रहे हैं तो क्या बनेगा आगे चल के? क्या आप लोग जाग रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अपने माइक से मुझे रिस्पॉन्स कीजिए। अच्छा जी, जी क्लास, आपको आवाज़ आ रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जवाब ही नहीं आ रहा। क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, चलें जी, यस सर। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि आप क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। तो एक शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है, यानी जो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट में, कंपनी के शेयर्स खरीदने में जो रिटर्न मिलता है, वो नॉर्मली दो तरीके से मिलता है। एक होता है कैपिटल गेन, ठीक है, और एक होता है डिविडेंड की सूरत में। सर कैपिटल गेन वो होता है कि लेट से आपने एक शेयर खरीदा, बाय किया 150 रुपये का और बेच दिया 200 रुपये का, तो ये जो 50 रुपये आपको इजाफी बचे वो क्या हो गया आपका, क्लास गेन। इस गेन को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन। यानी शेयर्स को बेचने पे जो मुझे गेन होता है, या तो मुझे कैपिटल गेन मिलता है, या मैं उस शेयर को बेचूं नहीं तो कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स में से मुझे देगी, आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी मुझे देगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो मालूम हुआ कि एक शेयर होल्डर को या तो कैपिटल गेन की सूरत में कुछ पैसा मिलता है, या किसकी सूरत में मिलता है, डिविडेंड की सूरत में। एक तो ये आपको आज बात कंफर्म हो गई कि शेयर होल्डर को क्या क्या मिलता है, किस तरह मिल सकता है। अच्छा जी, आप सब ने अकाउंटिंग के अंदर एक एंट्री ज़रूर बनाई होगी जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स डेबिट। ये वाली एंट्री आप सब ने बना ली, अब तक पहुंच गए यहाँ तक? जी क्लास। जी सर। और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ये एंट्री बनती कौन सी तारीख को है। क्या आप में से कोई शेयर करना चाहेगा ये बनती किस तारीख को है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस पता है? सर एंडिंग में बनती है ना शायद। सर जब एंडिंग ऑफ द ईयर। नहीं नहीं नहीं, एंडिंग ऑफ द ईयर पे नहीं बनती। अच्छा चले, मैं आज आपको एक सर छोटी सी, एजीएम में जब डिविडेंड अनाउंस होता है। एक्सेलेंट, ये कौन था? संदेश कुमार से। संदीप, रमेश, क्या बताया? संदीश को? संदेश से संदेश। संदीश, जबरदस्त, आपको अच्छा पता है यार, गुड है। कैसे पता चला? सर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। देखिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये आपको ज़िंदगी भर आपके साथ होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा ये एंट्री बननी कब है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, लेट से एक कंपनी का ईयर एंड है। ईयर एंड तो पता है ना क्या होता है, साल का आखिरी दिन। लेट से वो है 30 जून को, सही है, 30 जून 2020 को कंपनी का क्या हो गया, क्लास, साल क्या हो गया, ख़त्म हो गया।
अच्छा, आगे चल के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इस कंपनी को अपने जो अकाउंट्स हैं, ये जो अकाउंट्स हैं जो 30 जून को ख़त्म हुए, बंद होंगे, इसको फाइनल करवाने के लिए आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस कंपनी के पास 120 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं क्लास? आप सबको मेरे साथ जागना है। कितने दिन होते हैं? 120 दिन क्लोज करवाने के। 120 अकाउंट्स क्लोज करने का मतलब ये होता है कि आप जब 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक जो आपने एक्टिविटी की है, ये ऐसा नहीं है कि 30 जून की रात को आप बैठते हो और एंट्री मारते हो और 1 जुलाई को बोलते हो अकाउंट्स क्लोज हो गए। ये इतनी सिंपल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। तो आपका जून का जो बिजली का बिल है उसने भी जुलाई में ही आना है। तो आप इसको 30 जून की रात को तो क्लोज करके ख़त्म करके खड़े हो ही नहीं सकते। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपने 25 जून को कोई बिल आया, वो आपने अपने सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया। फिर और कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो आप अपने अकाउंटिंग में आगे चल के सीखेंगे। मे बी पॉसिबल आपने IAS 10 नाम की एक चीज़ पढ़ी हो, ना पढ़ी हो अब तक। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट आपके जो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में ये आपको मिलेगा, जो आपका कोर्स है। अगर किसी ने वो पढ़ा है IAS 10 तो बिल्कुल उसको बखूबी अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। बहरहाल, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, अकाउंटिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, और आपके पास 120 दिन होते हैं ये सारा काम करने के लिए। ठीक हो गया? अब आप क्या करते हैं कि इसी पीरियड के अंदर, यानी ये 120 दिन ख़त्म होंगे अक्टूबर की 31 तारीख को। अक्टूबर 31 2020 को, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मैंने एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं की, लेकिन चलें अक्टूबर 30 2020 को ये 120 दिन ख़त्म हो जाएंगे। यानी 30 अक्टूबर 2020 तक ये सारी एक्टिविटी मेरी क्लोज हो जानी चाहिए, वाइंड अप हो जानी चाहिए। इसके बीच में मुझे क्या करना होगा? एक अदद ऑडिटर बुलाना होगा जो मेरे इन फाइनेंशियल्स का क्या करेगा क्लास? मेरे इन फाइनेंशियल्स का क्या करेगा क्लास? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट लेगा ऑडिट करेगा सर। और ऑडिट करने के चेक बाद करेगा। फाइनेंशियल्स को चेक करेगा, ऑडिट करेगा, और आई एम अज्यूमिंग कि ऑडिटर ने ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट दे दी 1 सितंबर को। कब दे दी? 1 सितंबर 2020 को। नॉर्मली ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पे सारा ऑडिट करता रहता है, और 1 सितंबर 2020 को वो आपको अकाउंट्स दे देता है, इनिशियल अपनी ऑडिट रिपोर्ट इनिशियल करके दे देता है, अकाउंट्स दे देता है फाइनल वर्जन के भाई हमारी तरफ से ये फाइनेंशियल्स ओके हैं जो कंपनी आपने बनाए हैं, और ये रखो मेरी ऑडिट रिपोर्ट का इनिशियल ड्राफ्ट, यानी हमारी तरफ से ये रिपोर्ट भी ओके। इनिशियल ड्राफ्ट नॉर्मली पाकिस्तान में जाता है, बाहर मुल्कों में इनिशियल नहीं जाता, जो आगे बताने जा रहा हूँ वो सर जाता आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, कैपिटल गेन रिपीट कर दें यार प्लीज। हेलो। जी हेलो सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जेटी रनिंग वाली बात दोबारा बता मैं दें। फिर से बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, तो हम कहाँ थे बाय द वे? हम ये सब देख चुके थे, ऑडिटर करता है, ऑडिट करता है, क्योंकि कुछ बच्चे जी सर, 1 ऑडिटर सितंबर फॉर फर्स्ट। जबरदस्त हो गया ना। अच्छा, तो 1 सर सितंबर ये वाली बात भी एक दफा बता दें दोबारा। कौन सी? ये वाली कौन सी भाई? ऑडिटर। हाँ बता देता हूँ। अच्छा, आपको किसी को ऑडिटर। सवाल पूछना हो ना, बता रहा हूँ, आपको किसी को भी सवाल पूछना हो तो अपना माइक खोल के पूछेगा, क्योंकि मेरे सामने चैट बॉक्स नहीं है। तो पीछे किसी ने पूछा था कैपिटल गेन बता दें, तो वो मैं मिस कर गया क्वेश्चन, मैं उसको पहले क्लियर कर रहा हूँ ताकि आगे बढ़ने से पहले उसका ये मसला हल हो जाए। देखें, एक शेयर होल्डर के पास 2 तरीके होते हैं अपने शेयर्स पे रिटर्न लेने के, यानी पैसे पे अर्निंग करने के। या तो उसको कंपनी डिविडेंड दे देगी, जो आज का हमारा टॉपिक है, या तो उसको कैपिटल गेन मिलेगा। कैपिटल गेन इसको बोलते हैं जो आप बेच के खरीद के बेचते हैं, तो ज़्यादा पैसों पे बेचते हैं तो उसको कैपिटल गेन कहते हैं, और कम पैसों पे बेचते हैं तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। आपने शेयर 200 का खरीदा और 150 का खरीदा और 200 का बेच दिया, तो आपको जो 50 रुपये गेन हो गया, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। ठीक है जी अब्दुल समद, आपका सवाल का जवाब आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, तो अब ये जो कंपनी ने फाइनेंशियल्स बनाए होते हैं, ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करता है, और लेट से 1 सितंबर को ऑडिटर कहता है ये पकड़ो मेरी हेलो। तरफ से एक रिपोर्ट। जी आपको सर, आवाज सर आपकी आवाज कट हो गई। अच्छा जी, सर आपकी चली। अब आ रही है? हेलो जी क्लास, आवाज आ रही है? सर आप किसी का कैपिटल गेन दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, अब्दुल समद आपको समझ आ गया सर था? ये सेशन रिकॉर्ड कर लो। सेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सेक्शन इतना रोज कहता रहता हूँ कि सेक्शन ही आ रहा है। अच्छा जी,
अच्छा अब्दुल समद, आपको सवाल का जवाब मिल गया भाई, आगे बढ़ूं? जी सर। जबरदस्त। अच्छा तो कैपिटल गेन के बाद मैं ये बता रहा था कि रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि कंपनी के अकाउंट्स क्लोज होंगे 30 जून को। ठीक है, कंपनी ने मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड उसका आ गया, 30 जून आ गया ना। तो 30 जून को अब कंपनी के पास तकरीबन 120 दिन होते हैं इस फाइनेंशियल्स को क्लोज करने के लिए। यानी इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आनी है उसके लिए 120 दिन होते हैं, 120 दिन में सारी कार्रवाई करनी होती है। अब लेट्स से ऑडिटर आ गया कंपनी के पास 31 जुलाई 2020 को, और ऑडिट करना स्टार्ट हो गया। और 1 सितंबर 2020 को उसने कंपनी को एक ड्राफ्ट रिपोर्ट दे दी, ऑडिट रिपोर्ट दे दी कि हमारे हिसाब से आपके फाइनेंशियल्स ओके हैं या ओके नहीं है, वटेवर जो भी है। अब कंपनी क्या करेगी, अपनी एक मीटिंग रखेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। किसकी मीटिंग रखेगी क्लास? बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ सर। डायरेक्टर्स की। ये आज मैंने आपको बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आज के बाद हम इसको कहा करेंगे बोर्ड मीटिंग। प्रैक्टिकली भी इसको बोर्ड मीटिंग ही कहा जाता है या बीओडी मीटिंग कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतना लंबा कोई नहीं कहता। अब कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग रखेगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये समझ नहीं आ रहा है सर, ये जो आपने 30 जून के बाद से किया ना एयर एंडेड, सर ये समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं फिर से चलता हूँ। देखो कंपनी के फाइनेंशियल 30 जून को 30 जून अकाउंटिंग डे क्लोज हो गया ना, अब साल खत्म हो गया ना। चाहिए भाईजान, आपको आवाज आ रही है? ओके सर, यस सर। अच्छा, 30 जून को जब आपका साल खत्म हो गया ना, तो कुछ एडजस्टमेंट्स होती है ना जो आप पास करते हैं, जो आप बचपन यस सर। ये एडजस्टमेंट्स पास करते हैं, ऑडिट कराते हैं, फाइनेंशियल अप्रूव होते हैं, शेयर होल्डर के पास जाते हैं, मीटिंग होती है, ये सब आपकी कंपनी लॉ का हिस्सा है, जो आज मैं आपको किसका ग्लिम्स दिखा के डिविडेंड तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए 120 दिन होते हैं, तो तकरीबन अक्टूबर 30 2020 बनता है आइडियली। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। चाहिए। अब इसके बीच में मेन एक्टिविटीज यही होंगी ना, आप कुछ एडजस्टमेंट्स पास करेंगे, ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा और अकाउंट्स क्लोज कर देगा। हम भी यही कर रहे हैं। ऑडिटर आएगा, लेट से ऑडिटर 31 जुलाई को आया, उसने ऑडिट करना शुरू किया अकाउंट्स का, और उसने कहा अकाउंट्स मेरे हिसाब से सही हैं। और 1 सितंबर 2020 को उसने आपको एक रिपोर्ट दे दी, जो बोर्ड ने, जो कंपनी ने अपने बोर्ड को प्रेजेंट की। कंपनी की मैनेजमेंट ने किसको प्रेजेंट की? बोर्ड को प्रेजेंट की कि ऑडिटर ने ये अकाउंट्स दिए। ऑडिटर की तरफ से हमारे अकाउंट्स की सूरत ये है, और बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस अकाउंट्स को देखेंगे। लेट से वो हो गई कोई 7 सितंबर को इनकी मीटिंग हो गई, जिसमें बोर्ड बैठता है और अकाउंट्स देखता है, पढ़ता है, और बोर्ड भी कहता है कि चलो हमारी तरफ से भी अकाउंट्स सही है, ओके, हमें भी ये बात सही समझ आती है। और ऑडिटर उसी दिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे देता है। अब क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, देखिए हम डिविडेंड बांटने जा रहे हैं, हमारा असल टॉपिक क्या है? डिविडेंड का। तो ये जो बोर्ड की मीटिंग होती है ना, लेट से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 500 मिलियन का। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है क्लास? लेट से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 500 मिलियन का। तो बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि इस बार हम इस प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को क्या देंगे क्लास? डिविडेंड बांटेंगे, 500 मिलियन। डिविडेंड देंगे, ताकि शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाए। और लेट से एक शेयर पे हम 15 रुपए डिविडेंड देंगे। एक शेयर पे कितना डिविडेंड देंगे? 15 रुपए। अब कंपनी की होगी एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम जिसको हम कहते हैं। आप सबने ये नाम सुना होगा, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। सही है? यस सर। या आपके कोर्स का हिस्सा ही आएगी भी, अगली एक आध क्लास में आ जाएगी। सर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है और एनुअल जनरल मीटिंग अलग अलग है? जी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है कंपनी के बोर्ड की मीटिंग, यानी जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर रहे होते हैं। एनुअल जनरल जो मीटिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जो असल कंपनी के मालिक होते हैं। तो इस मीटिंग के अंदर बोर्ड अपने शेयर होल्डर्स को, यानी कंपनी के असल मालिक को, अकाउंट्स पेश करेगा, फाइनेंशियल्स उनके आगे रखेगा, और उनके आगे ये डिविडेंड भी रखेगा कि हमारे हिसाब से ये फाइनेंशियल्स हैं, आप देख लीजिए, और हमने ये सोचा है कि हम आपको 15 रुपए डिविडेंड इस बार दे सकते हैं पर शेयर पे। अब इसको अप्रूव कौन करेंगे? इसको अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर। इसको अप्रूव कौन करेगा क्लास? क्योंकि कंपनी के असल मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर है।
तो इस मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर को नॉर्मली ऐसा होता है, बोर्ड कहता है भाई हमने 15 रुपए अप्रूव किए, शेयर होल्डर कहते हैं ठीक है, या वोटिंग हो जाती है या हाथ खड़ा करके बता देते हैं, पोलिंग हो जाती है। तो ये जो शेयर होल्डर से अप्रूवल दे दी ना, यानी आज आपको पता चल गया कि जो डिविडेंड होता है उसकी अप्रूवल कौन देता है क्लास? अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर। Shareholders. कब देते हैं? शेयर होल्डर्स। कब देते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग। अब मैं देखें इसको एक सीधा सीधा एमसीक्यू बन जाएगा, आपसे पॉइंट मिस हो जाएगा अगर आप क्लास एक्टिवली ना लें तो। बात बड़ी सिंपल सी है, लेकिन जानने और ना जानने वाले में एग्जाम में यहीं पे फर्क हो जाता है बस। तो सिंपल, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना है और इसको कब करना है सर? एजीएम में करना है। जिस दिन ये डेट ऑफ अप्रूवल आ गई, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी डेट को थी? हमारी एनुअल जनरल मीटिंग लेट से थी 1 अक्टूबर को। तो उस दिन फाइनेंशियल्स में ये एंट्री बनेगी, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट और रिटेन अर्निंग डेबिट। क्या बात समझ आई क्लास? जी सर। यानी 30 जून, सही, आखिरी बात जो आपने बोली वो रिपीट करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, 30 जून 2020 के अकाउंट्स की बेसिस पे जो प्रॉफिट 2021 में बनने जा रहा है, इसकी जो एंट्री बनती है वो कब बनती है? अगले ईयर एंड के लिए, अगले फाइनेंशियल पीरियड में। यानी आप लोग जो अपने अकाउंटिंग में डिविडेंड की जो एंट्री बना रहे होते हैं वो उस साल की प्रॉफिट की बेस पे तो होती है, लेकिन अगले सालों के लिए होती है, अगले साल में बनती है, उस साल नहीं बनती। क्या आपको मेरी बात समझ आई क्लास? सही वाली बात रिपीट कर दे प्लीज। जी प्लीज। देखें, एजीएम के अंदर शेयर होल्डर से अप्रूव कर दिया, हाँ 15 रुपए डिविडेंड, ओके, हमें भी समझ आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया आपने, बहुत अच्छा काम किया और हम भी 15 रुपए लेने को राजी हैं। ये जो अप्रूवल की डेट है, लेट से 1 अक्टूबर हमारी एजीएम की डेट थी, तो 1 अक्टूबर को आपके फाइनेंशियल्स में एंट्री बन जाएगी। क्या ये बात समझ आई? यानी 30 जून 2020 के रिजल्ट्स पे जो मीटिंग 1 अक्टूबर 2020 को हुई है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जो हुई है, तो डिविडेंड की जो एंट्री बनती है वो इस साल की जो एंट्री है, यानी इस साल के प्रॉफिट पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो बनती अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके। ये बात क्लियर है क्लास? यस सर। बेहतरीन हो गया। इस पे किसी का कोई सवाल होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा बताया मैंने। नो सर। क्या ख्याल है? सही है, चले, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं। सर एक मिनट सर, 30 जून को एंट्री बनती है, 1 अक्टूबर को बनती है? 1 अक्टूबर को बनती है 30 जून के नंबर वालों पे। जो 30 जून के नंबर्स होते हैं ना, आपने जो प्रॉफिट कमाए 30 जून का, आप अपना पीएनएल क्लोज करते हैं ना, आप एंट्री बनाते हैं ना, इनकम समरी अकाउंट, डेबिट, ठीक है ठीक है। ये आप जो सब करते हैं। तो जब आप ये इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करते हैं, 30 जून के पीएनएल को क्लोज करते हैं, उसकी जो डिविडेंड की एंट्री बनती है वो अगले साल में जाके बनती है, क्योंकि एजीएम अगले साल में होती है और फाइनेंशियल उस दिन अप्रूव होते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि अपने अपने अकाउंटिंग के टीचर से पूछेगा कि ये इस दिन क्यों बनती है, ये हमारी लॉ का सब्जेक्ट ही है। ठीक है जी? सर, हाँ, फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की एंट्री बनानी है, ऐसा कुछ है? नहीं, फाइनेंशियल ईयर के 120 दिन के अंदर अकाउंट्स क्लोज कर ले, डिविडेंड नहीं बांटो तो नहीं बनाना एंट्री, सिंपल। इसमें क्या? सर मेरी एक कंफ्यूजन थी। हाँ बोले। सर जब हमने 30 जून को प्रॉफिट और वो स्टेटमेंट वगैरह बनानी है, तो 1 अक्टूबर तक क्या हम वेट करेंगे उसका? यही तो बात है भाई। देखें, जब आप 30 जून को अकाउंट्स बनाते हैं तो 30 जून को ही थोड़ी बना लेते हैं, यही तो बता रहा हूँ। ये अकाउंट 30 जून के बनते बनते टाइम लग जाता है, अगस्त सितंबर तक जाके ये क्लोज होते हैं। इसमें एडजस्टमेंट चलती हैं, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसका ऑडिट होता है, फिर जाके ये एजीएम में अप्रूव होते हैं। तो जो 30 जून के अकाउंट्स हैं, एक्चुअली ये जो अप्रूव होते हैं ये बहुत आगे जाके होते हैं, यानी 120 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, जो कि नॉर्मली लिस्टेड कंपनी को की जाते हैं। तो उसके अंदर जब ये एजीएम में डिविडेंड अप्रूव होता है, तब जाके आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है सर। ठीक है। सर ये जो 120 दिन में जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जैसे 2020 की हाँ 2020 की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो उसमें 2019 का डिविडेंड जाएगा ना? समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे 2019 को। खड़े हैं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 30 जून 19 का जो हाँ। डिविडेंड है, अगर उसने बांटा है तो 120 दिन के अंदर सब हो गया होगा ना, तो वो कहीं अक्टूबर 19 के अंदर एंट्री बनी होगी।
सर अभी आपने बोला ना कि 2021 में एंट्री बनेगी। ईयर 2021 होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा। यानी अगर आप यूं कह रही हैं कि 30 जून 19 की जो डिविडेंड होगा, हाँ, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कभी डिविडेंड कितनी बनी होगी। हाँ मैं यही पूछ रही थी सर, सही है, थैंक यू। ओके, चलें आगे बढ़े। जी जी बेहतरीन, यहाँ तक हम जी सर। खाते क्लास। सही। यस सर। अब हम ये देख यस रहे सर। थे कि जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड हमें पता चल गया रिटर्न होता है मेरी इन्वेस्टमेंट पे। अब ये जो डिविडेंड है ये किस सूरत में मिल सकता है एक शेयर होल्डर को। तो नंबर वन, हमने रिसेंटली अपनी पिछली क्लासों में एक पढ़ा था, एक होता है मेमोरेंडम और एक पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कुछ याद आ रहा है क्लास। जी सर। फिर हमने देखा था कि हमारे पास मेजोरिटी कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर कंपनीज हैं, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली नहीं है। और लिमिटेड बाय शेयर्स का एमओए और एओए का टेबल कौन सा होता है क्लास। वो तो हम टेबल ए बी। टेबल बी और ए, हाँ टेबल ए और बी। याद आ रहा है क्लास। इसके अंदर जी मैंने सर। एक बात बताई थी जी सर। आपको कि आप चाहें तो इसका टेबल ए पूरा पूरा अडप्ट भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं और ऑल टुगेदर अपना भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है। यस सर। यस सर। ऐसा जी कुछ सर। याद आ रहा है क्लास, जबरदस्त। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स अगर पूरा पूरा अडप्ट कर लें तो भी चलेगा, वरना आर्टिकल्स में कंपनी चाहे तो अपनी मर्जी के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज भी करवा सकती है, बढ़ा भी सकती है। क्लास आपको याद आ रहा है। मैं इसलिए याद दिलवा रहा हूँ कि हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकेंगे। जी क्लास। यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जबरदस्त, शुक्र है, बस इतना ही याद आना चाहिए। अच्छा जी, तो कंपनी का ये इम्प्लाइड पावर है, कंपनी के पास ये पावर उसको दिया गया है, उसका इनहेरेंट पावर है कि वो लोगों को क्या देगी, डिविडेंड दे सकती है। इम्प्लाइड पावर है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का जो पावर है वो क्या है क्लास, इम्प्लाइड पावर है। एक्सेप्ट जहाँ लॉ ने मना किया हुआ हो वहां नहीं देगी। जैसे लॉ ने रोका हुआ हो किसी किसी जगह पे, आगे चल के भी आएगा कि इस सूरत में आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, या कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई हो कि इस सूरत में हम डिविडेंड नहीं बांट सकते। अदरवाइज डिविडेंड देना क्लास कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स को कौन सा राइट है, कौन सी पावर है, इम्प्लाइड पावर। इम्प्लाइड पावर। इम्प्लाइड पावर किसको कहते हैं, मिली हुई है, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। वो जाके एससीसीपी में अप्रूवल नहीं लेगी कि मैं डिविडेंड बांटू कि नहीं, उसके पास ये पावर है। सही हो गया जी क्लास, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब डिविडेंड होता किस शक्ल में, तो डिविडेंड या तो इन कैश होता है या इन काइंड होता है। इन कैश का मतलब ये होता है कि आपको ए शेयर होल्डर हम तुम्हें क्या दे देंगे, तुम्हारे अकाउंट में क्या दे देंगे, कैश भेज देंगे। सही है। और दूसरा क्या होता है, इन काइंड होता है। इन काइंड का मतलब क्या होगा, जो अदर देन कैश, जो कैश में नहीं होगा। तो अब क्या करेगी कंपनी, अपनी कुर्सियां, अपने फर्नीचर, अपने प्लांट में से निकाल के एक स्क्रू किसी को भिजवाएगी, किसी को एक कुर्सी भिजवाएगी, किसी को कबर्ड का एक लॉकर भेज देगी, ऐसा करेगी। इन काइंड का मतलब तो ये हो गया ना क्लास। बोनस शेयर सर। बोनस शेयर्स नॉट इन काइंड, मुझे पता था आपकी तरफ से ही आएगा, आप में से किसी की तरफ से ही आएगा। अच्छा जी, इन काइंड का मतलब लॉ ने खुद बताया। इन काइंड का मतलब ये होगा कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी में किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, लेट से मैं हूँ, लेट से मेरी कंपनी का नाम है, आप में से कोई कोई भी अच्छी कंपनी का नाम बता दे, मैं बता देता हूँ। चलो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ठीक है, मेरी कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ठीक है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक कंपनी है, हमने पढ़ लिया कंपनी क्या होती है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, जबरदस्त हो गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अगर किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इस कंपनी इज लिस्टेड कंपनी, लेट्स से पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है नेशनल रिफाइनरी में, ठीक है। नेशनल रिफाइनरी में क्या पाकिस्तान ऑयल स्टेट ऑयल इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो हाँ कर सकती है, ठीक है। अब पाकिस्तान स्टेट ऑयल नेशनल रिफाइनरी की क्या है क्लास, इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, एक्सेलेंट। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल अगर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इन काइंड देना चाहेगी,
तो वो नेशनल रिफाइनरी के शेयर्स देगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स इन काइंड अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, तो वो उसकी अगर किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो वो उसको उसके शेयर्स अलॉट करेगी, बोलेगी ये तुम्हारे हैं। दैट्स इट। इन कैश। सर बोनस शेयर्स क्या होते हैं? तो बोनस शेयर्स जो होते हैं वो सर ये डिविडेंड बात इन समझ में काइंड। आई पाकिस्तान से। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरी बात ये सुन लो। डिविडेंड इन काइंड अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त हम कहते हैं बोनस शेयर्स है, फाइन चलता है, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट डिविडेंड बोनस बांटने को, बोनस शेयर्स इशू करने को डिविडेंड इन काइंड कंसीडर नहीं करता। ठीक है, वो किसको इन काइंड कंसीडर करता है? वो कहता है कि अगर आपकी किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो आप वो उसके शेयर्स, यानी आप अपनी किताबों से हटा के उनकी किताबों में, उन शेयर होल्डर्स की किताबों में वो शेयर्स ट्रांसफर करवाना शुरू कर दो। यानी आप यूं ना बोलो कि लेट से पाकिस्तान स्टेट ऑयल के शेयर होल्डर्स होंगे ना, ए बी और सी, 3 लोग हैं, तो अभी नेशनल रिफाइनरी का शेयर होल्डर कौन है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो लॉ ये कह रहा है कि अब उसके शेयर होल्डर्स कौन होंगे? ए बी सी अपने नामों से होंगे, यानी शेयर्स उनको मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ आई क्लास? सर बोनस शेयर रिपीट कर दें। बोनस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट आर नॉट डिविडेंड इन काइंड। बस इतना सही बताया। सही है? ओके। अच्छा जी, अब डिविडेंड हमने अब तक ये पढ़ लिया से डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कब अप्रूव होता है, और डिविडेंड की रिकॉर्डिंग की एंट्री कब होती है। अच्छा, डिविडेंड किस तरह किस फॉर्म में दिया जा सकता है? तो इन कैश और इन काइंड दोनों हो गया। अब डिविडेंड मिलता किस में से? अभी हमने बताया ना, आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डिविडेंड शेयर होल्डर्स को किस में से मिलता है? प्रॉफिट्स में से मिलता है। ऐसी तो हमारी बात हुई थी। यस सर। अच्छा जी, लेकिन कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं, कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जिसमें से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। सर कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जिसमें से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं, तो वो आपके प्रॉफिट्स, लेकिन आप उसमें से डिविडेंड, क्लास क्या कह रहा हूं मैं, उसमें से आप डिविडेंड नहीं बांट नहीं सकते। बांट सकते। अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो, आप सब में से अकाउंटिंग के लोग होंगे तकरीबन, कितने लोगों ने आईएएस पढ़ लिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस 60, आईएएस 40, ऐसा किसी ने नाम सुना है? ताकि मुझे उससे लिंक करके जी सर। जी सर। जी बहुत सर। दफा सुना है जबरदस्त, सारे पढ़े लिखे लोग हैं आज तो। बेहतरीन, बहुत सर। अच्छा। बस अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, तो सारे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, एक्सेलेंट। अच्छा, आईएएस 16 किस चीज का क्लास है? आप सबको पता होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या बात है, और इसको हम कैसे बुलाते हैं? पीपी के नाम से। पीपी। और आईएस 40 किसका है क्लास? सर वो याद नहीं आ इन्वेस्टमेंट रहा। प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट ग्रांट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेरी बात सुनते हो, हम्म। ठीक है, आप जब भी कोई कैपिटल एसेट खरीदते हैं तो अकाउंटिंग में इसको कौन से स्टैंडर्ड से डील करते हैं क्लास? 16। नॉर्मली 90% 16, आईएस 16 से। सही है? ऐसा जी ही है सर। क्लास। लेकिन जी अगर सर। आप लैंड या बिल्डिंग वो 36 में सर। खरीदते हैं, नहीं नहीं, वो तो उसका है अपना इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड। 38 में। 38 में नहीं, वो इंटेंजिबल का मुझे बोलने का यार। सही है, 16 में करते हैं, 38 में करते हैं, फाइन। अच्छा, लैंड बिल्डिंग के अंदर जब भी आप कभी लैंड या बिल्डिंग खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आपकी नीयत उसमें यह है कि उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, क्या मिले? कैपिटल एप्रिसिएशन मिले, यानी मैंने करोड़ के लिए तो 2 करोड़ की हो जाए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एप्रिसिएशन, या रेंटल आया करे। मैं आपको अकाउंटिंग इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसका डायरेक्ट लिंक इस रेलिवेंट प्रोविजन से है। अच्छा जी, तो अगर आपने कोई कोई प्रॉपर्टी, ये लैंड या बिल्डिंग में इसलिए इन्वेस्टमेंट की है कि आपको इंटेंशन कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम अर्न करना है, तो आप इसको अकाउंटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई करते हैं, ना कि आईएस 16 के अंदर। सही है क्लास? आपको आवाज आ रही है ना? जी सर। तो उसको जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर रियलाइज करते हैं तो लॉ ये कह रहा है कि एक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला गेन, और एक ये तुम्हारा कैपिटल एसेट वाला, कैपिटल नेचर एसेट वाला गेन। कैपिटल एसेट वाला
या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप सब पीपी के नाम से जानते हैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से आपको गेन हुआ है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने से आपको गेन हुआ है, तो इससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। यानी लेट से एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंग्लिश बिस्किट वाले, ठीक है ना। तो ये जो बिस्किट वाले हैं, इनके पास बड़े बड़े प्लांट भी तो होंगे जिसपे ये बिस्किट बनाते हैं, ऐसा है कि नहीं क्लास? क्लास जी आप सर। जी बता दो। सर। तो जिस प्लांट पे ये बिस्किट बनाते हैं, यकीनन उसको बेचते भी होंगे, पुराने हो जाते होंगे तो बेच देते होंगे। अब लेट से उसको गेन हो गया, तो लॉ ये कह रहा है कि अगर कैपिटल नेचर के एसेट हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी के एसेट हैं, अगर आपको उस पे गेन हो रहा है, डिस्पोजल पे उसकी गेन हो रहा है, तो आप उसका गेन से डिविडेंड नहीं बांटेंगे। नंबर टू, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो होती है जैसे लैंड या बिल्डिंग आपने ली हो कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल की नीयत से, और इस पे अनरियलाइज गेन हो रहा हो, तो उससे भी आप डिविडेंड नहीं बांटेंगे। सर ये अनरियलाइज गेन क्या होता है? सर अनरियलाइज गेन ये होता है कि लेट से मैंने एक प्रॉपर्टी ली 1 जुलाई 2020 को 5 करोड़ रुपए की, और 30 जून 2021 को मैंने ये प्रॉपर्टी बेची नहीं है, इसको संभाल के रखा, और इसकी वैल्यू हो गई लेट से 7 करोड़ रुपए। तो ये जो 2 करोड़ रुपए से मेरी प्रॉपर्टी बच गई है, क्या ये आज मुझे मिल गए पैसे? लास्ट क्या ये आज मुझे रियलाइज हुए हैं? नहीं। नहीं हुए। नो। लेकिन 2 करोड़ से मेरी किताबों में IS 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से गेन आ जाएगा, और मैं एंट्री पास कर दूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और अनरियलाइज गेन डेबिट क्रेडिट। तो अब जो मेरा PNL शूट कर गया 2 करोड़ सर रुपए ये नहीं से, समझ आया। अभी आएगा समझ, मुझे पूरा तो करने दो। अब जो मेरा ये 2 करोड़ रुपए से शूट कर गया PNL, देखिए अनरियलाइज गेन ये होता है कि आपने एक चीज खरीदी, सस्ती थी, महंगी और बेची नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई है, आपको खुशी हो रही है। तो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड ये कहता है कि उस खुशी को आप रिकॉर्ड कर लें। कहीं कहीं वो कहता है कि आप रिकॉर्ड कर लें, हर जगह नहीं कहता। कहीं कहीं वो ये कहता है कि आप उस खुशी को रिकॉर्ड कर लें। तो आप ये समझें कि आज आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई, इसलिए आपको शायद हजम ना हो, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि उसको अनरियलाइज के नाम से तुम रिकॉर्ड कर लेना। तो उस अनरियलाइज के नाम से जो आप अपना PNL बढ़ा रहे हैं, जिसमें गेन दिखा रहे हैं, तो कंपनी लॉ ये कहता है कि उससे भी तुम डिविडेंड मत बांटना अनटिल एंड अनलेस के वो रियलाइज हो जाए। क्या ये बात समझ आई क्या? सर सर मैंने जो पहले पढ़ा था, जी मुझे जी सर। प्रॉपर्टी का तो नहीं पता, मगर जो कहते हैं ना कि प्रॉफिट जो आगे फ्यूचर में शो हो रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, मगर लॉस को कर लेना है। वो तो आपने ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट IS 37 पढ़ा होगा, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो मैं ये कह रहा हूँ, एक होता है अनरियलाइज गेन। आई थिंक ये कंपनी लॉ आपको बहुत पहले पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं हजम हो रहा है। आप सिर्फ ये समझे, देखिए सिंपल समझे ना, आपने लेट से एक घर खरीदा करोड़ रुपए का, ठीक है। एक घर कितने का खरीदा आप लोगों ने? करोड़ रुपए का। करोड़ करोड़ रुपए रुपए का का। घर खरीद लिया यार, जबरदस्त। रहने के लिए नहीं, बेचने के लिए। देखो वो भी यही कह रहा है ना, रेंटल हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसी कहती है उसको, जो रेंटल हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो, यूज के लिए नहीं। अब लेट से ब्रोकर आपसे कह रहा है कि भाई इसके 1 करोड़ 25 लाख आ रहे हैं, आपको खुशी हो रही है? हाँ। सर बहुत बिल्कुल सर। बहुत खुशी हो रही है। आपने कहा यार IUDN में तो टाइम खराब के फिजिकल प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जबरदस्त। अब ये जो ब्रोकर आपको खुशी दिलवा रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस 25 लाख रुपए को अपनी किताबों में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन इसके आगे लिख देना ये अनरियलाइज गेन है, रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है सर। सर फर्स्ट कंडीशन देखना सर जैसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, अनरियलाइज लॉस होता है, तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। डेप्रिसिएशन अनरियलाइज लॉस नहीं होता। डेप्रिसिएशन तो वो होता है कि आप जो यूज करते जा रहे हैं, लेट से आपने मोबाइल 1 साल पहले लिया था, उसकी वैल्यू लाख रुपए थी। अब आज उसकी वैल्यू आपको भी पता है कि मार्केट में बेचने जाएंगे, ऐसे ही अजम्पशन कर रहे हैं हम, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 70,000 रुपये होगी। तो जो 30,000 रुपये आपने यूज कर लिया वो डेप्रिशिएट हो गया। आपको भी पता है कि यार इतना तो मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया।
डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल मतलब है एस्टिमेट, लेकिन सॉर्ट ऑफ एक्चुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू है। अनरियलाइज गेन भी एस्टिमेट है, लेकिन उसमें बढ़ने की जो आपको प्रिडिक्शन दी जा रही है वो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप उसको गेन के तौर पर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अरे भाई नहीं भी समझ आ रहा तो ये अपना अकाउंटिंग के टीचर से पूछना ना जब भी पढ़ो, मेरा काम है लॉ पढ़ाना। लॉ ये कहता है कि इस अनरियलाइज गेन से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ठीक हो गया। इस अनरियलाइज सर गेन, फर्स्ट कंडीशन रिपीट करें प्लीज। जी ये कैपिटल एसेट कंडीशन है, इसमें मैं फिर से आ रहा हूँ। ये क्लियर हो गई? अनरियलाइज गेन से आपने क्या करना है, अनरियलाइज गेन से डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट, डिविडेंड नहीं पे करना। डिवाइडेड नहीं बढ़ सकता। बस, थैंक यू सो मच, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें लॉ ये कह रहा है कि अगर आपका कैपिटल एसेट नेचर, आपका जो एसेट है ना वो कैपिटल नेचर का है। अब आपको भी पता है कैपिटल नेचर के एसेट्स में क्या क्या आता है, आई 16 सबने पढ़ा हुआ है। या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वो चीज को बेचने से आपको जो गेन होगा उससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते अनटिल अनलेस कि आपका बिजनेस ही वो लेने बेचने का हो। यानी आप लेट से आप काम ही प्रॉपर्टीज में करते हैं, आप प्रॉपर्टी लेते हैं बेच देते हैं, आप प्रॉपर्टी लेते हैं बेच देते हैं। तो अब आप जो प्रॉपर्टी लेते हैं बेच देते हैं तो इसका मतलब तो आपका और कोई काम ही नहीं है। तो अगर आपकी कंपनी प्रॉपर्टी लेने बेचने की है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड तो चाहिए ना, वो क्या बोलेगा कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की थी। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर आपका काम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं है और इस पर कोई गेन हो रहा है तो डिविडेंड नहीं बांट सकते। हाँ, अगर आपका बिजनेस ही यही है तो इसको लेने बेचने से आपको जो गेन हो रहा है उससे आप प्रॉफिट जरूर बांटें। क्या ये बात समझ सर आई? इसका जो एग्जाम्पल आपने बताया था इंग्लिश बिस्किट वाला वो रिपीट कर दीजिए। इंग्लिश बिस्किट्स में मैंने ये बताया था, लेट्स से उसके बहुत सारे प्लांट मशीनरी लगे हुए हैं, अब उसमें उसने किसी एक को बेच दिया, ठीक है। तो अगर उसको बेच दिया तो उसको गेन हो गया, तो उस पर्टिकुलर गेन से वो डिविडेंड नहीं बांट सकता, ठीक है। ये बात ओके सर। जबरदस्त। अच्छा, जी दूसरी सर। बात, इसके अंदर साथ में ये लिखा हुआ है कि उस बिजनेस प्रॉफिट से, यानी मैं फिर से बता रहा हूँ उसको, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर से तो नहीं बता रहा। इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो जी, सर इसको सिंपल ऐसे देख सकते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट पे डिविडेंड नहीं पे होता। अनटिल अनलेस कि आपका काम ही वो उस पर्टिकुलर एसेट में डील करने का हो। एक बात तो ये होगी। सर दूसरा, सर लेट से आपके पास 3 प्रॉपर्टीज थी, सही है। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर आपका काम ही उसके अंदर बाइंग सेलिंग करना हो उन कैपिटल एसेट्स में, तो आप उस वक्त उस प्रॉफिट से डिविडेंड बांटोगे जब उसी से, उन्हीं एसेट्स में से किसी एक से लॉस आया उसको एडजस्ट करके, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ दोज एसेट्स ऑफ सिमिलर एसेट्स, ठीक है। ये भी किताब से भी मिल जाएगा, यानी ये एंड के साथ कंडीशन है, दो बातें। लॉ ये कह रहा है कैपिटल एसेट के गेन से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर आपका काम ही लेट से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का है तो खुशी खुशी डिविडेंड बांटो। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने से लॉस हुआ है तो एडजस्टमेंट करके जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना आपका, उसमें से बांटना। ऐसा ना हो कि तुम उसमें से बांटना शुरू कर दो जिसमें से तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट हुआ दो। यहाँ तक हम साथ हैं क्लास? जी क्लास, जी सर। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखने जा रहे हैं कि डिविडेंड की पेमेंट कैसे होती है। तो भाई डिविडेंड की पेमेंट तो बहुत सिंपल है। डिविडेंड जो शेयर होल्डर को दिया जाता है वो कैश की सूरत में दिया जाता है, वो तो हमने देख लिया, वो फॉर्म थी। लेकिन दिया कैसे, वो कैश मिलेगा कैसे? या तो वो कैश की सूरत में दिया जाएगा या चेक भिजवा दिया जाएगा घर पे, या एक डिविडेंड वारंट के नाम का कागज आता है जो आप अपने बैंक में जाके जमा कराते हैं तो आपको पैसे आ जाते हैं, चेक आता है या कैश आता है। लेकिन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कैश ही आता है और आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है। प्राइवेट कंपनीज के केस में चेक आता होगा, डिविडेंड वारंट आज भी इशू होते होंगे, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के केस में डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो आप में से शेयर्स में डील करते हैं और कभी किसी को डिविडेंड मिला है तो उसको बखूबी अंदाजा होगा कि उसके अकाउंट में डिविडेंड गिर जाता है। तो यानी डायरेक्ट डिपॉजिट जो आपके अकाउंट में होती है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड का मिलना आपके अकाउंट में आ गया, और वो नॉर्मली डायरेक्ट डिपॉजिट होता है। अगर कोई डील करता है तो उसको पता होगा, नहीं तो मैं आपको दिखा दूंगा एक आध ईमेल जो मुझे आई है, वो ऐसे ही आता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ गया होगा, आपको ईमेल आ गया, ठीक हो गया। सेट है क्लास? जी सर। यस सर। तीन हो गया, जी तो सर।
अच्छा जी, अब डिविडेंड की पेमेंट कब करनी है? अनाउंस भी हो गया, एंट्री भी बन गई, अप्रूवल भी आ गई, दिया किसमें से जा सकता है ये भी तय हो गया, देंगे कैसे ये भी तय हो गया। अब अनाउंसमेंट करने के बाद, और अनाउंसमेंट हमें पता लग गया कि अनाउंसमेंट की डेट कौन सी है, डेट ऑफ एजीएम, ऐसा ही है ना क्लास? यस उसके सर। स्पेसिफिक Yes, नंबर sir. ऑफ डेज में, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज में जो एससीसीपी ने स्पेसिफाई किए हैं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज में जो एससीसीपी ने स्पेसिफाई किए हैं, उतने दिनों में आपने शेयर होल्डर को वो पैसे दे देने। सर वो दिन कितने आपके लॉ में नहीं लिखे हुए, आपके कोर्स में भी नहीं है, लिस्टिंग रेगुलेशन का पार्ट है जो हमारे कोर्स में दूर दूर तक नहीं है। हाँ, स्पेसिफाइड नंबर, आपके आंसर में ये होगा अगर आपसे पूछा जाए कि कितने दिनों में तुमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटना है, तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी। सच नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी, उतने नंबर ऑफ डेज में आपने उसको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं। अच्छा, अगर ना किए तो क्या होगा? लेट से ना कर सके, कोई कंपनी ना कर सके, तो अगर नहीं करा तो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा रिस्पॉन्सिबल। चीफ एग्जीक्यूटिव को लॉ जाके पकड़ सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव शेल बी रिस्पॉन्सिबल, और उसको 5 मिलियन तक की सजा भी हो सकती है। अप टू 5 मिलियन है, 5 मिलियन तक कह रहा हूँ, अप टू 5 मिलियन, या 5 सालों की जेल में भी भेजा जा सकता है। और इसके अलावा ये तो दोनों अप टू है, लेकिन 5 इयर्स तक वो किसी कंपनी का डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकेगा, यानी इन एलिजिबल हो जाएगा टू बिकम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी कंपनी 5 इयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। क्या बात समझ आई क्लास? जबरदस्त। सर ये जो नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड है, जी बोले। सर ये नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड बाय एससीसीबी है, हाँ, ये फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड का। फ्रॉम डेट ऑफ अनाउंसमेंट है। ठीक है सर, थैंक ठीक है, फाइन। अच्छा जी, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव फंसा जाए या उसको फंसाया जाए। लॉ ने यकीनन इसके लिए भी तो कोई ना कोई शेल्टर रखा होगा ना, इसको भी तो कोई ना कोई बचत देनी होगी ना। तो अब लॉ ने क्या करा, लॉ ने कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट कर दी कि किन किन सूरतों में अगर तुम चाहो, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाए, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए, तो किसी किसी सिचुएशंस के अंदर अगर कंपनी अप्रूवल ले ले एससीसीपी से, अगर कंपनी अप्रूवल ले ले एससीसीपी से, अप्रूवल फ्रॉम एससीसीपी विद इन 45 डेज ऑफ अनाउंसमेंट, यानी ये वाली एक्टिविटी 45 डेज में करनी होगी। अगर कंपनी अप्रूवल ले ले एससीसीपी से विद इन 40 डेज ऑफ अनाउंसमेंट, तो ये सारी एक्सेप्शंस में अगर कंपनी, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, डिविडेंड पे ना भी करे उन दिनों में जितनी एससीसीपी ने स्पेसिफाइड किए हुए हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अच्छा क्लास, एक बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये जो पेनल्टी लग सकती है, ये पेनल्टी ना 1 वाली है, ना 2 वाली है, ना 3 वाली है, यानी लॉ यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है, और ये एक अलग से पेनल्टी बताई गई है, तो ये तो आपने खास तौर पे आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकती हैं कि 45 दिनों के अंदर आप अप्रूवल ले लें एससीसीपी से, और एससीसीपी आपको कुछ कहे भी ना और अप्रूवल भी दे दे, और आप डिविडेंड की पेमेंट भी रोक दें। तो उसमें पहली एक्सेप्शन ये है कि ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किसी कानून की वजह से, लेट से कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट हो वो सीज हो गया हो, यानी वो बैंक बंद हो गया हो, अब कंपनी कहाँ से जाके पेमेंट करेगी, या वो बैंक करप्ट हो गई हो, तो मसला हो गया हो, किसी भी वजह से, किसी भी लॉ की वजह से अगर कंपनी 45 डेज में पेमेंट नहीं कर पा रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉ की वजह होनी चाहिए। दूसरा, शेयर होल्डर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हो, शेयर होल्डर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हो, भाई मेरा डिविडेंड ऐसे ही ऐसे आना चाहिए, तो कंपनी फॉलो ना कर पा रही है, इतनी यूनिक इंस्ट्रक्शंस हो, कोई ऐसा एड्रेस हो, कोई ऐसी बात हो जो कंपनी फॉलो ना कर पा रही हो, तो आगे रोक सकती है। तीसरा, कोई डिस्प्यूट हो शेयर होल्डर के राइट पे, मिसाल के तौर पे अब्बा के नाम पे शेयर वो चले गए, अब शेयर होल्डर आपस में दोनों भाई लड़ रहे हैं कि मेरा शेयर है, मेरा शेयर है, इसका माइक बंद कर दो, डिस्टर्बेंस आ रही है। काश किसी का माइक ऑन है, थैंक यू।
अच्छा, तो अब अगर डिस्प्यूट है शेयर होल्डर के पार्ट को उसके राइट्स के अंदर कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, तो अब कंपनी चाहे तो शेयर डिविडेंड की पेमेंट को रोक सकती है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, कोई छोटा मोटा सिनेरियो होगा उसमें भी बिठाया जा सकता है। अच्छा जी, कोई सम अगर आपका शेयर होल्डर से निकलता हो, कोई सम रिकवरेबल हुआ कंपनी का शेयर होल्डर से, तो भी कंपनी चाहे तो अपनी ये पेमेंट रोक सकती है। पांचवा, कोई भी अदर रीजन हो जो कंपनी प्रूव कर दे, एनी अदर रीजन कंपनी प्रूव कर दे कोर्ट के अंदर, सॉरी एसएससीपी को, कि भाई हम अभी इसको पेमेंट नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकते, तो चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और लास्ट थिंग, कंपनी के पास जो क्रेडेंशियल्स जमा हो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो शेयर होल्डर की। लेट्स से कंपनी के पास जो अकाउंट नंबर है शेयर होल्डर का उसमें एरर आ रहा हो, तो अब क्या होगा, कंपनी डिविडेंड कैसे पे करेगी, तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती और इस पर कंपनी लायबल भी नहीं होगी। तो क्लास एक बार इसको क्विक रिकॉल देते हैं, आपका डिविडेंड का टॉपिक ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, इसको एक बार किताब से देख लेंगे। डिविडेंड इतना ही था आपके कोर्स में, थोड़ा सा रह गया, उसको देख के फिर किताब देखेंगे। नंबर वन, डिविडेंड क्या होता है, तो ये इम्प्लाइड पावर है जो लॉ ने दिया हुआ है कंपनी को। कंपनी को जहाँ जहाँ लॉ ने रोका हुआ है बस वहाँ डिविडेंड नहीं दे सकती, जिस तरह हमने पढ़ लिया है मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल पे या अनरियलाइज गेन पे। और जहाँ आर्टिकल्स ने रोका हुआ हो, कंपनी ने खुद उस पर रुकावट पैदा की हो, तो अलग बात है। इन कैश भी जा सकता है, इन काइंड भी जा सकता है। इन काइंड के लिए जरूरी है कि कंपनी की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है तो उसके शेयर देगी और वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। अच्छा जी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स देना होगा डिविडेंड, यानी नफे में से देना होगा, यानी रिटेन अर्निंग में से देना होगा, तो क्योंकि रिटेन अर्निंग आप डेबिट करते हैं अकाउंटिंग में, लेकिन इन सूत्रों में आप प्रॉफिट में से भी नहीं दे सकते। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल नेचर का एसेट हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अनरियलाइज गेन। अच्छा जी, अगर किसी का काम ही इस कैपिटल एसेट में डील करना है या इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना बेचना है, तो वो बिल्कुल उसमें से डिविडेंड दे सकता है, लेकिन साथ में जिनसे लॉसेज आए हैं उसको सेट ऑफ करने के बाद, यानी दूसरे अल्फाजों में अपने नेट प्रॉफिट पे डिविडेंड देगा, ना कि उस पर्टिकुलर प्रॉफिट पे, एक एसेट पे प्रॉफिट हुआ दूसरे पे लॉस हुआ, वैसा नहीं, जिससे प्रॉफिट हुआ उससे देगा, नेट प्रॉफिट पे अपना डिविडेंड देगा। डिविडेंड की पेमेंट कैश से भी हो सकती है, चेक भी भिजवाया जा सकता है, डिविडेंड वारंट भी भिजवाया जा सकता है। हाँ, अगर आप लिस्टेड कंपनी है, यानी अगर आप पीएसओ हैं, तो आप अपने शेयर होल्डर को डायरेक्ट डिपॉजिट ही करवाएंगे उसके अकाउंट। कब पे करना होता है, तो अनाउंसमेंट के उन नंबर ऑफ डेज में जो एससीसीपी ने स्पेसिफाई किए हैं। अच्छा जी, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा, 5 मिलियन तक की पेनल्टी पे भी जा सकता है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी उसको मिल सकती है, यानी तो केस भी हो सकता है, और 5 सालों तक डायरेक्टर और सीईओ बनने के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा किसी भी कंपनी का। अच्छा जी, एक्सेप्शंस क्या क्या है, कब ऐसा होगा, तो चीफ एग्जीक्यूटिव पे कोई मसला नहीं होगा, अप्रूवल ले ले एससीसीपी से विद इन 45 डेज ऑफ अनाउंसमेंट। कोई लॉ का ऑपरेशन हो, कोई लॉ की रुकावट हो, शेयर होल्डर से कोई इंस्ट्रक्शन भी हो फॉलो ना की जा सकती हो, डिस्प्यूट हो शेयर होल्डर्स के आपस के राइट्स में, कोई मसला हो उसके राइट में, कोई सम रिकवरेबल हो शेयर होल्डर से वो सेट ऑफ कर लिया जाए, तो कोई भी अदर रीजन हो या कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। इसके बाद क्लास एक छोटी सी चीज रह गई है डिविडेंड के अंदर, वो हम 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम 11:15 बजे मिलेंगे 11:45 पे इंशाल्लाह, और हम वो पढ़ने के बाद किताब देख लेंगे, तो आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो सही एक्सेप्शन लगा दे तो। अच्छा जी, तो अब हमें, अब तक हमने जो पढ़ लिया, अब हमें ये देखना है कि डिविडेंड अपने आप में दो तरीके का होता है। यानी एक तो वो डिविडेंड होता है जिसपे अभी तक हमने इतनी सारी बातें की ना, एजीएम में अप्रूव होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है फाइनल डिविडेंड। ये कौन सा वाला होता है, फाइनल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, सही है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, तो वो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कि जिसको डायरेक्टर प्रोपोज करते हैं, क्या था ना उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर, कि हम 15 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड देंगे, याद आया क्लास। यस सर। फिर उसको एजीएम में शेयर होल्डर्स ने, मेंबर्स ने अप्रूव किया था कि हाँ सही है, 15 रुपए दे दो। फिर इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन भी एजीएम वाली थी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी नोट करने की है कि लॉ ने जो शेयर होल्डर है उसको एजीएम में डिविडेंड अप्रूव करने का राइट दिया है,
रिड्यूस करने का राइट दिया है, रिजेक्ट करने का राइट दिया है, क्या राइट नहीं दिया? इंक्रीज करने का राइट नहीं दिया। मतलब शेयर होल्डर ये नहीं कह सकता कि 16 रुपए दो, 15 रुपए दो, 13 रुपए दो, चाहिए ही नहीं, 15 से ज्यादा पे नहीं जा सकता, इंक्रीज नहीं करवा सकता, कम करवा सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ये उसका राइट है। ये हो गई फाइनल डिविडेंड की बातचीत। ठीक है क्लास। इंटरिम डिविडेंड वो होता है कि कंपनी तो पूरा साल चल रही होती है, एजीएम तो साल में एक बार होती है, इसका नाम ही एनुअल जनरल मीटिंग है। इसका नाम क्या है क्लास? एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है ना। तो जब साल के बीच में डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि हाँ यार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमें अपने डिविडेंड्स, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए, तो इस बार डायरेक्टर खुद ही प्रोपोज करके खुद ही अनाउंस कर देते हैं, यानी खुद ही प्रोपोज करके खुद ही अप्रूव कर देते हैं साल के बीच में, और वो डिविडेंड बांटा जाता है। क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास। जी सर इनमें इनसे अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, नहीं मतलब नहीं, शेयर इंटरिम होल्डर्स का? डिविडेंड्स में नहीं होता। आप शेयर बोर्ड खुद ही डिसाइड करता है, खुद ही अप्रूव करता है, खुद ही प्रपोज करता है। ठीक है। और पेमेंट कर देता है उतने ही दिनों में, यानी वही नंबर ऑफ डेज जो प्रेस्क्राइब या स्पेसिफाइड बाय एसईसीपी। ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर दो बातें वो देखने वाली है, यानी कितने दिनों में पे करना है वो तो एसईसीपी ने बता दिया, शायद 30 हो, शायद 45 हो, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? एनुअल में तो हमने कहा ना कि वो दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा क्लास? वो दिन जिस दिन अनाउंस जिस दिन एजीएम की मीटिंग होगी सर। होगा। यहाँ पर वो दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पर वो दिन दो हो सकते हैं। एक दिन तो वो हो सकता है जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई हो, यानी लेट से अगर 25 मार्च को डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई, तो 25 मार्च से उन्होंने नंबर ऑफ डेज स्पेसिफाइड बाय एससीसीपी के तहत आपको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। क्या बात समझ आई क्लास? ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है बुक क्लोजर का, बुक क्लोजर का, बुक क्लोज होती है इसके अंदर। सर ये क्या होता है? अगर कोई शेयर करना चाहे, जिसके पास ये एक्सपोजर हो तो बिल्कुल कर सकता है, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, तो वो डेट होगी, या तो डायरेक्टर्स की मीटिंग वाली डेट होगी। वो कब होगी? वो तब डायरेक्टर्स की मीटिंग वाली डेट होगी अगर बुक क्लोजर ना हुआ हो। अगर बुक क्लोजर ना हुआ हो तो डायरेक्टर्स की मीटिंग वाली डेट ही डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड होगी। और अगर बुक क्लोजर हुआ हो तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर वाली, बुक क्लोजर क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग वाली डेट उस वक्त होगी जब बुक क्लोजर ना करवाया हो कंपनी ने, और अगर बुक क्लोजर करवाया हो तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर वाली डेट होगी। कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर वाली डेट होगी। और मैं रिपीट कर दें। फिर से बता दो इतनी बात से। डायरेक्टर्स ने अपनी एक मीटिंग सजाई, उसमें प्रपोज हुआ, डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, कितने दिनों में पे करना है, कितने दिनों में जितनी एससीसीपी ने स्पेसिफाई करवा दिया। अच्छा जी, अब वो दिन कहाँ से काउंट होगा? तो या तो वो डायरेक्टर्स की मीटिंग से काउंट होगा, या फिर उस दिन से काउंट होगा जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर हो। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर वाली नौबत कब आएगी? जब डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ही सब कुछ हो गया हो और कंपनी ने बुक क्लोज करने का फैसला ना किया हो। तो ये बुक क्लोजर क्या होता है अभी आ जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिर्फ कॉन्सेप्ट को लेने के लिए, एक हद तक दिमाग में बिठाने के लिए, अगर बुक क्लोजर नहीं हुआ तो डायरेक्टर्स की मीटिंग वाली डेट ही वो डेट होगी। और अगर बुक क्लोजर हुआ है तो जिस दिन बुक क्लोजर का पहला दिन है वो दिन। हाँ, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज बुक क्लोजर, ये भी समझ आएगा तो फिर बस ये खत्म, ये लास्ट एरिया था डिविडेंड का, हो गया। देखिए व्हाट इज बुक क्लोजर। अब लेट से आप में से जो भी स्टॉक एक्सचेंज में, या आप में से कभी दिन में टाइम हो तो मुझे कहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ट्रेडिंग होती कैसे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा
यहाँ पे एक बंदे ने शेयर खरीदा, यहाँ बेच दिया, ये खरीदा, ये बेचा, ये खरीदा, ये बेचा, यानी रियल टाइम में मिलियंस ऑफ शेयर्स की ट्रांजेक्शन हो रही होती है। ठीक है, अब वो दिन कैसे डिसाइड होगा कि भाई शेयर होल्डर कौन है और कौन से वक्त का शेयर होल्डर जिसको हमने ये शेयर्स देने हैं। लेट से कंपनी ने कहा कि यार हम है ना 5 जुलाई, लेट से कंपनी ने कोई बुक क्लोजर की डेट नहीं की प्रेस्क्राइब, तो अब कंपनी किसको डिविडेंड देगी, कौन से शेयर होल्डर्स होंगे। तो कंपनी एक तरीके से कट ऑफ डेट पैदा कर देती है कि हम बुक क्लोज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो बुक क्लोजर का पहला दिन होता है, लेट से बुक क्लोज होंगी, कंपनी अनाउंस करती है 1 जनवरी से 9 जनवरी तक। तो जिसने 1 जनवरी को शेयर खरीद लिया, उस उस दिन जो शेयर होल्डर बन गया उसको डिविडेंड का राइट इस्टेब्लिश हो गया। यानी कंपनी एट टाइम्स बुक क्लोजर इसीलिए अनाउंस करवाती है कि उस दिन वो देखती है कि भाई आज मेरा शेयर होल्डर कौन है, तो उस दिन जो उसका शेयर होल्डर होता है पहले दिन ऑफ बुक क्लोजर के, उसको डिविडेंड का वो इंटाइटल्ड हो जाता है। क्या बात समझ आई क्लास? सर ये रिपीट कर देंगे दफा प्लीज। लेकिन कंपनी को डिविडेंड बांटना होता है ना, अक्सर अनाउंसमेंट आती है कि कंपनी का बुक क्लोजर की डेट्स आ जाती है। तो जो बुक क्लोजर की डेट का पहला दिन होता है ना कि आज से बुक क्लोज होंगी, यानी हमारी जनवरी में 1 जनवरी, उस दिन तक जिसके पास शेयर आ गए, जिसने खरीद लिए, उसको मिलेगा डिविडेंड। ठीक है सर। सही है, बात समझ आ गई? सही, यानी कि सर जो फर्स्ट के पहले पहले तक जिनके पास शेयर होंगे वो वही सिर्फ शेयर होल्डर। सर फर्स्ट और 9 के बीच में इनके शेयर्स ट्रेडेबल नहीं होंगे। शेयर्स ट्रेडेबल होंगे मगर उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये डेट का 8 दिन का पीरियड क्यों दिया हुआ है? यानी कंपनी उसको अपने पर्सन लाइक अपने ऑपरेशंस जो उसको डिविडेंड बांटना है उसके लिए करते हैं बुक क्लोज। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ ओके। लाइव कैसे होता है, ये कहाँ लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। ठीक हो गया? क्या यहाँ तक हम सादे क्लास खत्म, खलास, बात समझ आई? यस सर। यहाँ पर आगे Yes, sir. हमारा डिविडेंड का चैप्टर हुआ खत्म, यानी 240 से 243 जो हमारे कोर्स का हिस्सा था वो हुआ खत्म। 244 बहुत अच्छा सेक्शन है, लेकिन अभी जो आई के अपने कोर्स रिवाइज किया उसमें से हटा दिया, तो हम तो अगर हम किताब में नहीं करते थे तो आपसे ये टॉपिक कवर हो जाएगा। आई होप आपने लेक्चर अच्छे से नोट किया होगा और आपको समझ भी आया होगा। कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज मैं आपको किताब से दिखा दूँ। तकरीबन हमारे लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। किताब हम इसलिए देखते हैं कि एक रेफरेंस मटेरियल हमारे पास आ जाए और हम चाहें तो एक मरतबा वहाँ से देख लें, अदरवाइज सर सफिशिएंट। सर ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट होता है, ये जो इसका प्रॉफिट जो मिलता है वो डिविडेंड की सूरत में मिलता है हमें? नहीं, अभी तो बताया, या तो कैपिटल गेन होता है या आपका डिविडेंड होता ओके सर, ओके। कैपिटल गेन किस फॉर्म में होता है? है। कैपिटल गेन ऐसे होता है, आपने सुबह शेयर खरीदा 500 रुपए का, 2 दिन जी। बाद बेच दिया 600 रुपए का, तो 100 रुपए मिले, इसको कैपिटल गेन कहते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। सही है भाई। आपने संभाल के रखा, कंपनी ने डिविडेंड बांटा, आपको डिविडेंड मिला, उसको डिविडेंड कहते हैं। सही है। सही हो गया? अच्छा जी, आप लोग किताब का चैप्टर 14 खोल लिया अपने पास, और चैप्टर 14 का पार्ट 4 खोल लिया। ऑनलाइन पढ़ाने का एक नुकसान ये है कि कवरेज स्लो हो रही है हमारी। सर तो फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी? मैं तो चाहता हूँ हो जाए भाई, मुझे नहीं पता, शायद नहीं होंगे। तो मुश्किल ही है, और मुश्किल हो गया। नहीं तो सर गवर्नमेंट ने बोला है ना 50% अटेंडेंस का। अरे भाई वो तो बिल्कुल भी ना हो, फिर आधों के लिए लेक्चर बनाओ और आधों के लिए, तो वो तो बिल्कुल भी ना हो। या तो हो तो सबका हो, वरना ना हो।
चले अब हम किताब देख लें क्लास। ये देखें ये डिविडेंड का आपका एरिया, इस किताब के अंदर भी बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, आपको भी पता है और हम भी देख लेंगे। रिक्रिएशनल डिविडेंड आपके सामने किताब खुली हुई है वैसे अपने पास, तो आप अगर किसी के पास हार्ड में तो वो भी देख लें, ठीक है। डिविडेंड्स आर पेमेंट्स मेड टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी आउट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। हमने भी ये बात समझी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बढ़ता है। और व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेबल? सर ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है जी 433। सर 99 है। पीडीएफ का 99 है, बुक का 433 है। ठीक है सर। ठीक। अच्छा मैं बोलना शुरू करूं? हाँ जी जी क्लास में बोलूं? ये सर स्टार्ट कर लें। जी सर। मैं ये कह रहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो हमने भी देख लिया आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, यानी इसका मतलब वो यही कह रहा है कि रिटेन अर्निंग को डेबिट कर लेना। रिटेन अर्निंग इज बेसिकली योर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ना, तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर लेना और डिविडेंड टेबल की एंट्री बना देना, सही है। नंबर 2 ये आपका इम्प्लाइड पावर है। इम्प्लाइड पावर का मतलब ये है कि आपके पास ये पावर है, कंपनी के पास ये पावर है कि उसने डिविडेंड देना, एक्सेप्ट दो बातें, एक उसके आर्टिकल्स में उसने रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बढ़ा दी हो, और नंबर 2 लॉ के अंदर मना हो। लॉ के अंदर कहाँ का मना है अभी हमने देख भी लिया, अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, यानी वो डिविडेंड नहीं बांटना चाहे या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज every company has an implied power to pay dividends to shareholders, ठीक है। Certain restrictions in declaration of dividend, not to exceed amount recommended by directors। जब भी हमने देखा कि मेंबर के पास ये पावर नहीं है कि वो बोर्ड से रिकमेंडेड किए हुए अमाउंट से ज़्यादा डिविडेंड डिमांड करे। हाँ वो कम करवा सकता है, अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। द कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड्स, कंपनी बोले तो बोर्ड जो जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करता है डिविडेंड्स, बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। जो बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी है उससे ज़्यादा डिक्लेरेशन नहीं हो सकती। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन गेन्स, कह रहा है कुछ गेन्स ऐसे हैं इस पर आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, वो भी हमने देख लिए दो है। अगर आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या आप कैपिटल एसेट्स के नेचर में डील करते हो, तो आप उसके गेन से डिविडेंड नहीं बांट सकते अनटिल एंड अनलेस के वो आपका बिजनेस हो, और नंबर 2 उससे रेलेवेंट लॉसेस सेट ऑफ हो चुके हो। यही देखा था अभी हमने, ये जो पैराग्राफ में इतना खतरनाक लिखा हुआ है ये हमने बहुत मुनासिब करके देखा था, सही है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले अनरियलाइज गेन से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये क्लास याद रहेगा क्लास? यस सर। सही है। यस सर। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड यस सर। for any financial year out of the profits of the company made from the, कौन सी वाली, made from the sale or disposable of any immovable property। अगर तुम डिस्पोजल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बेच के तुम्हें कोई प्रॉफिट होता है, कोई ऐसा एसेट जो कैपिटल नेचर का उसको बेच के तुम्हें प्रॉफिट होता है, तो उससे तुम डिविडेंड नहीं बांट सकते अनलेस द बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट। तो चाहे अगर कंसिस्ट तब होगा, यानी तब कर सकोगे जब तुमने ये वाला, तो तुम्हारा काम ही यही करने का हो ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग एनी सच प्रॉपर्टी और एसेट। अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल सुनाता, इस पर अभी हमने बहुत ज़बरदस्त एडवाइजरी दी थी क्लाइंट को, तो ऑनलाइन मैं नहीं बता सकता वो, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त प्रोविज़न है ये बहुत प्रैक्टिकल बात है बहरहाल। और एक मतलब एक क्लाइंट की हमने रिपोर्ट इस पर क्वालिफाई करी थी कि उसने अपने सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिविडेंड बांटा था अपने शेयर होल्डर्स को। ऑडिटर का तो काम ही यही है ना कि वो फाइनेंशियल चेक करता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत है कि नहीं, और साथ में वो लोकल लॉज को भी देखता है। तो ये अगर कोई ऐसा करता है तो ये इलीगल एक्ट है, ऑडिटर इस पर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर सकता है, यानी उसको उसमें बता सकता है कि ये गलती हुई है, क्वालिफाई आपकी जबान में गलती हुई है बहरहाल। तो unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling any purchasing any such property, कंपनी का काम ही ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी या एसेट्स को बेचना लेना है, तो तुम इससे बांट सकते हो, अदरवाइज नहीं। एक कंडीशन, काम ही वही हो एक्सेप्ट आफ्टर सच प्रॉफिट्स आर सेट ऑफ और एडजस्टेड अगेंस्ट लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एनी सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये इतना मुश्किल लिखा हुआ है, इसीलिए इसको मैंने ये चार्ट की सूरत में आपके आगे रखा है कि अगर तुम्हारा काम इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल नेचर के एसेट्स बेचना लेना हो, तो तुम अपना
उस वक्त ये ले सकोगे जब तुम्हें उससे रेलिवेंट जो लॉसेस हुए हैं वो तुम सेट ऑफ कर चुके हो। बाय डिफॉल्ट अगर तुम्हारा काम चावल बेचना है तो तुम इसके बेचने से या म्यूचुअल प्रॉपर्टी के बेचने से या कैपिटल एसेट के नेचर बेचने से, कैपिटल नेचर के एसेट बेचने से डिविडेंड नहीं दे सकते। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको लाजमी रीड कीजिएगा। इसमें आपके अकाउंटिंग की टर्म्स बुक वैल्यू भी कुछ दिखती हुई महसूस हो रही है। आप कहें तो मैं इसको रीड भी करा दूँ। अच्छा जी, दूसरा, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज may be carried at fair value with unrealized gain recognized in P&L as per IAS 40। सर ये तो इसने फेयर वैल्यू विद रिकॉग्नाइज मे बी कैरिड एट फेयर वैल्यू विद अनरियलाइज्ड गेन रिकॉग्नाइज, ये क्या है? ये प्योर IAS 40 की ज़बानी है। मैंने आपको इतनी अच्छे से इसलिए अकाउंटिंग की ज़बानी नहीं बताई क्योंकि मैं आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन अब किताब में आई है तो मैं और मजीद क्लियर कर दूँ। IAS 40 एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो ये कहता है कि अगर तुमने लैंड या बिल्डिंग खरीदी है और तुम्हारी इंटेंशन ये है कि मुझे इस पे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, यानी मैं लेके बेच दूंगा, या मुझे इस पे रेंटल कमाने की नीयत है, तो उसको तुम क्या क्लासिफाई करोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई करोगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके दो तरीकों से क्लासिफाई हो सकती है। जिस तरह IAS 16 के अंदर आपका जो एसेट होता है वो कॉस्ट मॉडल पे होता है, और दूसरा कौन सा मॉडल होता है क्लास? अगर आप लोग जाग रहे हैं, एक कॉस्ट मॉडल होता है और दूसरा कौन सा होता है, याद है किसी को? रीवैल्यूएशन मॉडल। एक्सीलेंट, अल्लाह का शुक्र है एक की तो हाँ जाए। अच्छा जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट मॉडल होता है और रिवैल्यूएशन नहीं होता, फेयर वैल्यू मॉडल होता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल? इसके लिए आप अपने अकाउंटिंग की टीचर से जरूर रब्ता कीजिएगा, लेकिन हाँ इसके अंदर फेयर वैल्यू मॉडल होता है, और फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ही आपका अनरियलाइज गेन आ सकता है। ठीक है, कॉस्ट मॉडल के अंदर नहीं आ सकता। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बी कैरिड एट फेयर वैल्यू विद अनरियलाइज्ड गेन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। तो वही वाली बात कि 5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 7 करोड़ की, या 1 करोड़ वाला अगर 1.25 करोड़ का, तो ये जो 25 लाख रुपए का आपको गेन हो रहा था ब्रोकर के कहने पे, जो अनरियलाइज था, वह नहीं था, एक्चुअली बेचा नहीं है, तो उससे जो आपका PNL बढ़ता है उससे भी तुम डिविडेंड नहीं बांटोगे। बट कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन, यानी अनसोल्ड प्रॉपर्टी पे जो तुम्हें गेन हो रहा है, जो तुम्हारे फाइनेंशियल्स में आ गया, इससे तुम डिविडेंड नहीं बांट सकोगे। आई होप ये बात आपको हो गई होगी क्लियर क्लास। एग्जांपल भी दी हुई है। सर ये जो आपने कॉस्ट मॉडल के साथ दूसरा मॉडल बताया वो कौन सा है? फेयर वैल्यू मॉडल, मैं लिखा हुआ भी है ना फेयर वैल्यू, सही है। काशिफ लिमिटेड बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। देखें इसने यहाँ पे एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है, नियत भी बता दी है। अगर खैर हमारा लॉ का पेपर है, हम अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे, इसकी गलती निकालें, लेकिन इसने सही बताया। इसने एक प्रॉपर्टी ली कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए फॉर ₹50 million। एट ईयर एंड द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एट 58 million यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल अंडर IAS 40 एंड अ गेन ऑफ 8 million वाज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो 58 वाली हो गई है, 50 वाली चीज, ये जो तुम्हें 8 मिलियन का गेन हो गया है, इससे तुम्हारी एंट्री बनी होगी अकाउंटिंग में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 8 मिलियन से और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट 8 मिलियन से। मगर लॉ ये कह रहा है कि जो तुम्हारी फुटिंग बैलेंसिंग 8 मिलियन से बढ़ गई है, इससे तुम डिविडेंड नहीं बांट सकते क्योंकि आज तुमने इसको बेचा नहीं है। और क्लास ही कौन सा वाला गेन है? अनरियलाइज गेन। तो कौन सा वाला गेन है? अनरियलाइज गेन। क्या है बात समझ आई क्लास? सर एक दफा फेयर वैल्यू और कॉस्ट मॉडल बता सकते हैं क्या था? कॉस्ट मॉडल तो बहुत सिंपल है कि आपको पता होगा कि आपने कॉस्ट पे एक चीज खरीदी और आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हो, सही है। और कभी कभी आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं और इम्पेयरमेंट माइनस करते रहते हैं, और ये आपकी जो वैल्यू आ जाती है, जो बुक वैल्यू होती है, इसको हम अकाउंटिंग की जबान में कॉस्ट मॉडल कहते हैं, सही है। ये तो आप रोज पढ़ते होंगे, सही है जी सर। फेयर वैल्यू मॉडल वो होता है जिसमें आपने लेट से कॉस्ट पर ही, देखो डे वन की जो कॉस्ट होती है ना किसी भी एसेट की, वो फेयर वैल्यू ही होती है। लेट से आप गाड़ी भी अगर खरीद रहे हैं 25 लाख रुपए की, तो उसकी डे वन की फेयर वैल्यू ही है ना, फिर आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे, इम्पेयर करेंगे और बुक वैल्यू निकालेंगे। बात समझ आ रही है दोस्त? आवाज आ रही है? लेकिन जी सर। फेयर वैल्यू वो होती है, इसकी भी वही है, डे वन की कॉस्ट 25 लाख रुपए, 25 लाख की आपने कोई प्लॉट खरीद लिया। अब आप फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लगाते, आप उसको सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते रहते हैं, दैट्स इट। मार्केट वैल्यू अगर 20 लाख हो गई तो ये 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, अनरियलाइज लॉस, फिर बेचोगे तब रियलाइज होगा। मार्केट वैल्यू 25 लाख हो गई तो ये 5 लाख रुपए का गेन हो जाएगा, अनरियलाइज गेन।
यानी इसके अंदर डेप्रिसिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, और जो इम्पेयरमेंट का फैक्टर है वो मार्केट वैल्यू के अंदर से पॉसिबल है। तो मालूम ये हुआ कि इसके अंदर फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होता, खाली इसका मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर करते रहते हैं, और या तो अनरियलाइज लॉस होता है या गेन होता है, और बेच देते हैं तो वो रियलाइज हो जाता है। बस सिंपल अकाउंटिंग होती है इसकी। ठीक है भाई, आप ठीक है सर। बेटर आगे बढ़ू? जबरदस्त हो गया। जी सर। ये इसमें एक और सवाल है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल लाजमी रीड किया करो, बुक के आपको फायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी। डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स के बाद हमने 12 आज के डिस्कस कर ली कि कोई डिविडेंड पेड होगा सिर्फ प्रॉफिट्स में से। और डिविडेंड कैसा हो सकता है सर? आइदर इन कैश होगा या इन काइंड होगा। सर इन काइंड कैसा होगा? तो इन काइंड लॉ ने खुद बताया है कि द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड shall only be in the form of shares of listed company held by the distributing company। यानी पीएसओ तुम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी हो, और जो तुमने एनआरएल के शेयर्स यानी नेशनल रिफाइनरी के शेयर्स जो अपनी किताबों में लिखे हुए हैं, तुम ये बांट देना अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड नॉट टू बी पेड एक्सेप्ट टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। डिविडेंड आप सिर्फ उन्हीं को देंगे जिनके नाम पे शेयर्स हैं, या उन्होंने किसी को कहा है कि मेरी जगह उसको दे देना तो उसको देंगे। आप हर किसी को किसी के भी डिविडेंड नहीं बांटेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी मस्ट बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। आप अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को ही देंगे, या ऑर्डर और टू देयर ऑर्डर विद इन सच पीरियड एंड सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। या उन्होंने जिसको कहा हुआ है दे देना उसको दे देना, इसके अलावा किसी को मत देना। देंगे कैसे? देंगे कैसे? आइदर कैश देंगे, बाय चेक देंगे, या वारंट होगा। एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश होगा, या बाय चेक होगा, या बाय वारंट होगा। ये आपकी सवाबदीद पर है, आप कैसे देना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश एंड ओनली बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर तुम लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम्हें लिस्टेड कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, तो तुम अपने जो डिविडेंड दोगे इन कैश ही दोगे, और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही दोगे। यानी आसान अल्फाजों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आ जाएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सिंपल ऐसा ही होता है आजकल। ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्टर्स होल्ड नहीं कर सकते डिक्लेयर डिविडेंड को, ये भी हमने देख लिया। डायरेक्टर्स व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, और डिविडेंड की डिक्लेरेशन की 2 तारीखें थी, अगर फाइनल है तो डेट ऑफ एजीएम, और इंटरिम है तो डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, और अगर बुक क्लोजर है तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर डेट। ये याद है आपको क्लास? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के लिए बिल्कुल भी लॉफुल नहीं होगा कि वो उसकी पेमेंट को विथहोल्ड करके रखें, रोक के रखें, या डेफर्ड करें, तखा रहे हो। और अगर ऐसा मालूम हो गया तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने के लिए उस पीरियड में, जैसा स्पेसिफाई किया है एससीसीपी ने। आपको अपने आंसर में ऐसे ही लिखना होगा। अच्छा जी, डेट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। द फाइनल डिविडेंड इज प्रोपोज बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव बाय मेंबर्स इन एजीएम। डायरेक्टर्स इसको प्रोपोज करते हैं कि हम 15 रुपए एक शेयर पे देना चाह रहे हैं, मेंबर्स इसको एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कर देते हैं। इसके लिए आज हमने लंबी चौड़ी टाइमलाइन डिस्कस कर ली। डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग इन केस ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव इन जनरल मीटिंग। जिस मीटिंग में यानी एजीएम में डिविडेंड अप्रूव हुआ है वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन कंसीडर की जाएगी। यानी मेरी अकाउंटिंग एंट्री मेरी किताबों में उसी दिन बन जाएगी जिस दिन मेरी डिक्लेरेशन एजीएम के अंदर हो गई है। हाँ, अगर इंटरिम डिविडेंड है और डायरेक्टर्स ने प्रोपोज इन पे इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड के लिए डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। तो इंटरिम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, तो उसी दिन उसकी डिक्लेरेशन डीम की जाएगी, या तो बोर्ड मीटिंग के अंदर, या अगर बुक क्लोजर किया है तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ शेयर ट्रांसफर फॉर पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, इसको बुक क्लोजर कहते हैं। क्लोज ऑफ शेयर ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? बुक क्लोजर। इस पूरी टर्म को हम कहते हैं बुक क्लोजर। तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इन दोनों में से कोई भी एक दिन होगा, उस दिन हम देंगे। अच्छा, अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा? तो चीफ एग्जीक्यूटिव हम तुम्हें 2 सालों के लिए जेल में भी डाल सकते हैं, और 5 मिलियन तक की हम तुम्हें पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और हाँ, 5 सालों तक तुम किसी भी कंपनी के डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए इनएलिजिबल करार पाए जाओगे। अच्छा जी, अगर फिर भी तुम नहीं पे कर पा रहे हो तो किन सूरतों में तुम्हें बचा लिया जाएगा? तो 45 दिनों के अंदर एससीसीपी से अप्रूवल लेके आ जाना कि मेरे साथ ये 5 मामलात हो गए हैं, ये 6 मामलात हो गए हैं जो अभी हमने देखे थे कि ऑपरेशन ऑफ लॉ हो, डिस्प्यूट हो और ये हो, तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। लॉफुल विथ होल्डिंग, हाँ उस वक्त तुम बिल्कुल विथ होल्डिंग कर लेना, यानी रोक लेना पेमेंट ऑफ डिविडेंड
हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे और तुम हमारे पास अप्रूवल लेने भी नहीं आना। इस केस में अप्रूवल लेने भी नहीं आना, गौर से पढ़ना, इस केस में अप्रूवल लेने भी नहीं आना अगर तुम्हारे पास मेंबर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। अगर लेट से तुम्हारे पास शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट नंबर ही प्रॉपर नहीं है तो तुम तो लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रहे हो। तो तुम्हें तो हमने कहा है कि तुमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना है। तो अगर तुम्हारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तो ना करना। और ऐसी विथ होल्डिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए हमारे पास अप्रूवल लेने के लिए भी मत आना। इस केस में तुम कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा डिविडेंड का पूरा चैप्टर था। क्लास हमने किताब से भी घुमा लिया। लाजमी इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा, बहुत इफेक्टिव है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम इसको छुट्टी कर सकते हैं। ठीक क्लास सर जी। सर स्टेटमेंट ऐसे लिखनी होती है या पॉइंट भी लिख सकते हैं? सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा। हेलो जी नोमान। सर जैसे लॉफुल विद होल्डिंग है तो लॉ ये पूरी लॉ में नहीं स्टेटमेंट। लिखी हुई। लॉफुल विद होल्डिंग कोई हेडिंग लॉ में इस तरह नहीं लिखी हुई। लॉ में ये लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है ना कि कंपनी विथ होल्ड कर सकती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर उसके पास मेंबर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। आप भी ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें और क्या तब्दीली मुमकिन है? अगर आसान ओके सर, ओके। लिख देना। ठीक है जी क्लास। और कुछ यस सर, ठीक। सर डिफॉल्ट करने पर 2 साल की जेल होगी और 5 साल के लिए वो किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर नहीं बन सकता ना? 2 साल तक की जेल हो सकती है। सर आपकी आवाज़ कट गई सर। 2 साल तक की जेल हो सकती है और 5 साल तक इनएलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी क्लास। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। सर आपने इंटरिम डिविडेंड में कहा था कि शेयर ट्रांसफर क्लोज नहीं होते, शेयर ट्रांसफर चलते रहते हैं। बुक में लिखा हुआ है शेयर ट्रांसफर बंद हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है ये? the date of commencement of closing of share transfer। यानी आप शेयर्स में ट्रेड तो कर सकते हैं ना, लेकिन बुक क्लोज हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ, यानी पहली तारीख के बाद अगर कोई खरीदेगा तो हम उसको डिविडेंड के लिए नहीं मानेंगे। वो खरीदता रहे बेचता रहे। इसका मतलब ये है। ओके। जी क्लास। और किसी का कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। सर जिसका कोई सवाल नहीं है वो जा सकता है? हाँ बिल्कुल यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोग आए और इंशाल्लाह अब हम नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। सर अटेंडेंस वगैरह? मुर्गा कहाँ अजान दे रहा है, मुझे तो जा रहा है। अच्छा जी, चले फिर हम छुट्टी करें। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक अल्लाह यू। हाफिज सर। हाँ सर, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।